फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, सब सेल्स के बारे में और एनर्जी लेवल के बारे में, और साथ ही हम यहाँ पर कुछ बोरबरी के भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल, यानी जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं या कक्षक कहते हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, या फिर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसे हम KLMN से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर K क्या होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। K जो है वो हमारे कक्षक को प्रदर्शित, ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है। तो यानी ऑर्बिट क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल, जिसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे हम स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, यानी स्थायी कक्षा या अचर अवस्था भी कहते हैं। तो यह प्रत्येक ऑर्बिट और शेल की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है। यानी कि जैसे कि हर एक सेल की क्या होती है, एक एनर्जी लेवल होती है। जैसे कि वो मान लीजिए K में है तो K में कुछ एनर्जी लेवल होती है, उसकी कुछ एनर्जी होती है। फिर जब वो L में जाता है तो वो दूसरे एनर्जी लेवल में एंटर करता है। तो इस तरह से वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर जाता है तब उसकी एनर्जी में क्या होती है, डिफरेंस होती है। अदरवाइज अगर वो K में है तो उसकी एनर्जी लेवल फिक्स होती है, यानी कि एक कुछ निश्चित मात्रा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वहाँ का एनर्जी लेवल कहते हैं। इसी टाइप से हम बात करते हैं फ्रेंड्स सब सेल की, यानी कि उप कक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक सेल को हम सब सेल में बांटते हैं। हर एक सेल जो होता है वो सब सेल में डिवाइड होता है, जिसे हम SPDF में बांटते हैं, यानी कि जिसे SPDF में बांटा जाता है। आपने क्या देखा था कि SPDF जो है वो सब सेल्स को डिनोट करते हैं, जिसमें क्रमशः क्या होते हैं कि 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपने बाहु में भी देखा था, SPDF के थ्रू हमने यहाँ पर फिलिंग की थी। आप एक ट्रिक से समझिए, जैसे क्या था, मैंने आपको बताया भी है डीपली उस वीडियो में भी, यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि कैसे वहाँ पर होता है कि SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, और यही सीक्वेंस होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भरने का। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, बोरबरी स्कीम को। बोरबरी स्कीम जो था वो 1921 में क्या हुआ था, बनाया गया था। बोर और बरी जो थे ये दो क्या थे, हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, इस योजना को बनाया था। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको सेल्स में भरा जाता है, जिन्हें हम KLMN कहते हैं। और जो ये KLMN होते हैं ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं। जैसे कि K जो है उसका एनर्जी लेवल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, L का उससे थोड़ा कम, M का उससे कम और N का उससे कम। और जैसे जैसे वो हमारे जो न्यूक्लियस से बाहर होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती जाती है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, आसानी से हम बाहर निकाल करके न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, या फिर उसका हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर जिससे हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि KLMN में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करता है, और KLMN जो है वो शेल को प्रदर्शित करता है। और ये N1, N2, N3 जो है वो क्या है, हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यानी जिसे हम शेल्स भी कह सकते हैं। तो यानी ये जो शेल होते हैं, सेल्स हैव मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसको जैसे कि फाइंड करने की क्या ट्रिक है या फिर क्या रूल्स है, जैसे मैक्सिमम इसमें जो है हर एक सेल में 2n² इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो n जो है वो क्या हमारा सेल को डिनोट करता है। मान लीजिए कि K जो है वो पहले सेल में है, अगर पहले सेल में है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ 2n² में रखेंगे तो यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि K की वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली अगर हमारा जो भी सेल है वो अगर हमारे 2 वाले सेल में है, यानी n की वैल्यू अगर हमारी 2 है, तो यहाँ पर जो होगा कि L की वैल्यू वो 2 × 2 का स्क्वायर, डैट मीन्स कि 8 आएगा। इसी टाइप से यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा, और n की वैल्यू यहाँ पर आप 4 पुट करेंगे तो 32 आएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको पुट करते जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, हमारे KLMN की वैल्यू क्या होती है, आती जाती है।
इसी वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक और नियम को पढ़ते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउलीज अपवर्जन लॉ। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किसी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में समान नहीं हो सकते। यदि n, l, m के मान समान हो तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि n की वैल्यू अगर 1 है तो आपको पता है n-1 करेंगे तो l की वैल्यू आएगी 0 से n-1, तो l की वैल्यू भी 0 ही आएगी। और अगर l की वैल्यू 0 आई है तो m की वैल्यू भी हमारी 0 ही आएगी। तो या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 1 आएगी, क्योंकि अगर n का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगी। और s की वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर जो है वो प्लस माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, फिर भी यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि s की वैल्यू जो होती है वो +-2 होती है, यानी कि एक प्लस में रहेगी एक माइनस में रहेगी। यानी कि यही पाउली का नियम है जो कि ये कहते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं अगर वो बराबर हैं, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती। यानी अगर मान लीजिए n, l और m के मान बराबर हो भी गए तो s के मान कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं एक और एग्जांपल जिसमें दिया हुआ है n = 2, यानी अगर n = 2 है तो l की वैल्यू भी 2 ही आएगी और m की वैल्यू n का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगी और s की वैल्यू आपको पता है कि +-4 यानी कि 8 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपस में अलग होते हैं। तो यही हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।